फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेटा ठीक होंगे। ठीक है, ठीक ही होंगे। आप लोग वीडियो तो देख नहीं रहे हो तो ठीक ही होंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट तो है नहीं तो ठीक ही होंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा, मत देखो। जब टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि यार हमें वीडियो देखनी चाहिए थी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं ना, अकल और उम्र की भेंट नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मोमेंटम मैंने जैसा कहा था आप लोगों से कि मोमेंटम हम स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको एवरीडे ऑब्जर्वेशन जो इनर्शिया पे बेसिस थे वो सारे बता दिए थे। तो आज हम मोमेंटम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मोमेंटम स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ मैंने देख रही है आपको कि मोमेंटम स्टार्ट करने, सॉरी, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ द टर्म मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी और अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले हमें सबसे पहले मोमेंटम, जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का किसी भी बॉडी का, किसी भी मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है उसको जानना जरूरी है। ठीक है, और मोमेंटम याद रखिएगा हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट और मूविंग बॉडी का होता है। ठीक है, तो मोमेंटम पहले हम जानेंगे मोमेंटम क्या होता है, उसके बाद ही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले मोमेंटम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन बातें इंपॉर्टेंट जो है इससे रिलेटेड बता देता हूं, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपको मोमेंटम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, वी नो दैट अ क्रिकेट बॉल इज मच मोर हैवी देन अ टेनिस बॉल। आप सभी को पता है कि एक क्रिकेट बॉल जो होती है वो काफी ज्यादा भारी होती है। किसके कंपैरिजन? एक टेनिस बॉल, एक जो टेनिस बॉल होती है ना उसके कंपैरिजन। जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्रिकेट बॉल है और ये टेनिस बॉल है। ठीक है, तो आपको पता है सबको क्रिकेट बॉल इज मच मोर हैवी देन अ टेनिस बॉल। क्रिकेट बॉल काफी हैवी होती है टेनिस बॉल के कंपैरिजन। ठीक है, सपोज, अब आपको सपोज करना है, वी थ्रो अ क्रिकेट बॉल एंड अ टेनिस बॉल। ठीक है, हमने दोनों क्रिकेट बॉल भी और टेनिस बॉल दोनों थ्रो करी, दोनों फेंकी, बोथ विथ सेम स्पीड एंड वेलोसिटी। दोनों को फेंका सेम स्पीड, एक जैसी स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ, सेम स्पीड के साथ दोनों को फेंका। ठीक है, अब आपको जब फेंकने के बाद क्या आपको महसूस होगा? इट विल बी फाउंड दैट, आपको ये महसूस होगा या आप ये देखेंगे, मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ क्रिकेट बॉल। और ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है एक क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए। ठीक है, आपने क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल दोनों थ्रो करी सेम स्पीड से। ठीक है, इट विल बी फाउंड, लेकिन ये पाया जाता है कि मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल। ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए, जिसका मास, क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है, विच हैज मोर मास, उसका मास ज्यादा होता है। एंड लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द टेनिस बॉल, और कम फोर्स की जरूरत लगती है टेनिस बॉल को रोकने के लिए, बिकॉज इट हैज लेस मास, क्योंकि उसका मास क्या होता है? लेस होता है। ठीक है, तो इतनी बात से आपको क्या कंक्लूजन मिला, क्या निष्कर्ष मिला? वी कंक्लूड दैट, हमें ये कंक्लूजन मिला कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, जो फोर्स, जिस फोर्स की जरूरत होती है एक मूविंग बॉडी को रोकने के लिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। वो डायरेक्टली जुड़ा होता है किससे? उस बॉडी के मास से। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप हमको ये कंक्लूजन मिला कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जो फोर्स, जिस बल की, जिस फोर्स के हमें जरूरत होती है किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए, वो फोर्स किससे जुड़ा होता है? डायरेक्टली उस बॉडी के मास से, उस बॉडी के वजन से। ठीक है, अगर बॉडी का मास, बॉडी का वजन ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स की जरूरत लगेगी उसको स्टॉप करने में, और अगर बॉडी का मास क्या होगा? कम होगा, तो कम फोर्स की जरूरत उसको स्टॉप करने में लगेगी। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, एक्सप्लेन। जो फोर्स होता है एक मूविंग बॉडी को रोकने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के मास से, समझाओ। तो आप एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल वाला एग्जांपल उसमें डाल दीजिए तो आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, जो फोर्स की जरूरत होती है किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास से। ठीक है, ये सब याद कर लेंगे। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप, अरे हाँ हम याद कर लेंगे, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। सर आपने ऊपर वाला क्यों बताया? रीजन पता होना चाहिए उसका, रीजन पूछता है।
क्लियर, समझ गए? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नाउ इफ वी थ्रो 2 क्रिकेट बॉल्स, ठीक है, हालांकि मैंने यहां पर डैश नहीं लगा हुआ है, नाउ से आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है। नाउ इफ से मास तक मैंने डैश लगाया था। नाउ इफ वी थ्रो 2 क्रिकेट बॉल, अब ध्यान दीजिए, अब ये तो पता लग गया आपको कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ये तो पता लग गया। अब देखिए, अब दूसरा समझा रहा हूं। नाउ इफ वी थ्रो 2 क्रिकेट बॉल ऑफ सेम मास, अभी तक तो आप एक का मास कम था, एक का मास ज्यादा था, तो आप तब आपको ये पता लगा उससे कि फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है मूविंग बॉडी के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास से। अब मैं कह रहा हूं नाउ इफ वी थ्रो 2 क्रिकेट बॉल, अब हम 2 क्रिकेट बॉल फेंक रहे हैं ऑफ सेम मास एट डिफरेंट स्पीड। 2 क्रिकेट बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं जिनका मास सेम है लेकिन अलग अलग स्पीड में, एट डिफरेंट स्पीड और वेलोसिटी, अलग अलग स्पीड या वेलोसिटी में, ठीक है। अलग अलग स्पीड मतलब एक को ज्यादा तेजी से फेंक रहे हैं, एक को उससे थोड़ा कम तेजी से फेंक रहे हैं, लेकिन दोनों का मास सेम है। अब आपको क्या फाउंड होगा? इट विल बी फाउंड दैट मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल विच इज मूविंग विद हायर वेलोसिटी, ठीक है। और आपको आप ये पाएंगे कि ज्यादा फोर्स लग रहा है उस क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए जो हाई स्पीड से फेंकी गई है, जो हाई स्पीड से मूव हो रही है, एंड लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल मूविंग विथ लोअर वेलोसिटी, और कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी उस क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए जिसको लोअर स्पीड से, धीमी वेलोसिटी से फेंका गया है, तो उसको रोकने के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिस बॉल को आपने ज्यादा फोर्स से फेंका है, ज्यादा हाई वेलोसिटी से फेंका है, उस बॉल को रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड लार्जर फोर्स, ठीक है। तो इस बात से हमें क्या कंक्लूजन मिला, क्या निष्कर्ष मिला? वी कंक्लूड दैट, इस बात से हमें कंक्लूजन मिला कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। इस बात से हमें कंक्लूजन मिला कि जो फोर्स है, जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है एक मूविंग बॉडी को रोकने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी वेलोसिटी के भी होता है। खाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के नहीं होता, मास के साथ साथ वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इस बात से हमें यह पता लगा कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है एक मूविंग बॉडी को रोकने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, ठीक है। तो जो फोर्स एक मूविंग बॉडी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधा उसका संबंध होगा किससे? टू इट्स मास, उस बॉडी के मास से और उस बॉडी के वेलोसिटी से, क्लियर? तो दोनों से जो फोर्स है उसका संबंध होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और अगर वेलोसिटी हाई है तब भी फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर मास लेस है तो फोर्स कम लगेगा, और अगर वेलोसिटी लेस है तो फोर्स कम लगेगा। क्लियर, समझ गए? तो द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, तो इसीलिए कहते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कितनी क्वांटिटी है मोशन की, कितनी तादाद है मोशन की एक बॉडी में, वो डिपेंड करेगी किस पर? मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के। उस बॉडी का मास कितना है और उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा मोशन, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा मोशन की क्वांटिटी, उस पर डिपेंड करेगी उस बंदे की बॉडी पर, ठीक है। क्या बोला? द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो क्वांटिटी है मोशन की एक बॉडी में, वो डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मास और वेलोसिटी पे, उस बॉडी की मास और वेलोसिटी पे, ठीक है। और इन सब चीजों से हमें एक दूसरा शब्द मिल गया जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम, जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो मोमेंटम अब आपको समझ में आ गया होगा। मोमेंटम क्या होता है? द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम किसी भी बॉडी का क्या होता है?
जो प्रोडक्ट होता है उस बॉडी की मास का और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम मोमेंटम बोलते हैं। प्रोडक्ट मतलब जो मास और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगी उस बॉडी की, वो उसी को मोमेंटम बोला जाता है। इसीलिए जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास इंटू वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो मोमेंटम पूछे आपसे, डिफाइन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो आप बोलेंगे द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, और मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने बता दिया, मास इंटू वेलोसिटी, जैसा आप देख सकते हैं। और मोमेंटम को बोलते हैं स्मॉल p, मास को बोलते हैं m, और वेलोसिटी को बोलते हैं v। p मतलब मोमेंटम, m मतलब मास, और v मतलब वेलोसिटी। क्लियर? उम्मीद है समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो आज का सेशन बच्चों यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, तो आपको आज यहीं तक वेलोसिटी ऑफ द और स्पीड ऑफ द बॉडी, मोमेंटम तक ही नोट्स करने हैं। ठीक है, और आगे को कल मैं ऐसा यूनिट मोमेंटम की बताऊंगा आप लोगों को, और कोई जो डेली ऑब्जर्वेशन होता है मोमेंटम में, डेली ऑब्जर्वेशन जो मोमेंटम के होते हैं वो बताऊंगा, तो कल करेंगे। तो इतना आप लोग समझने के बाद इसी वीडियो से नोट्स बना के कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।